नमस्कार, स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी में। स्पोर्ट्स जिंदगी का एक रेगुलर सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं चैंप्स चैट। चैंप्स चैट यानी कि एक चैंपियन के साथ बातचीत। आज हमारी बातचीत जिसके साथ हो रही है वो सचमुच का चैंपियन है, जिसने देश का नाम, जिसने हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। लगातार 21 साल तक कुश्ती के अखाड़े में जोर आजमाइश करता रहा ये शख्स, और इनका नाम है कृपाशंकर बिश्नोई। कृपाशंकर जी, वेलकम, स्वागत आपका चैंप्स चैट में। नमस्कार, धन्यवाद संजय जी। कृपाशंकर भाई, 21 साल तक बिना किसी इंजरी के एक ऐसे खेल में आपने बिताए जहां इंजरी के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। संजय जी, मैं बताना चाहूंगा कि 21 साल तक बहुत ही अच्छा रहा रेसलिंग में, और ऐसा नहीं है कि इंजरी के बगैर किया है। इंजरीज होती रही लेकिन उसको फिर ठीक करके मैदान में खड़े हुए हैं बार बार, लेकिन ऐसी कोई गंभीर इंजरी नहीं हुई है। अगर कुश्ती की बात करें तो कुश्ती के अंदर चोट लगना लाजमी है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं लगी कि आपको कम से कम 1.5 या 2 साल के रेस्ट पे जाना पड़े। तो जी, मेरा कहना वही था, मैं वही कहना चाह रहा था कि कोई भी ऐसा नामचीन पहलवान नहीं है देश के अंदर जिसने इतना लंबा सफर बिना किसी ब्रेक के तय किया हो। उसका कारण है कि हमें कोचेज अच्छे मिले, हमें जो गाइड कर रहे थे वे लोग ठीक थे, और उनका सही प्लानिंग था, सही प्रोग्राम था, जिससे कि चोट ना लगे। जैसे कि वार्म अप प्रॉपर तरीके से करना, इसके अलावा साइकोलॉजिकल और मानसिक रूप से अपने आप को ट्रेनिंग के पहले हर दिन तैयार करना, और फिर रिकवरी होना, सही डाइट और सही नींद लेना। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल थी, और वो इसका पालन हम हर दिन करते थे। तो यही एक मेन कारण है कि मेजर इंजरी से हम बचे रहे। अच्छा, चलिए, आपके जमाने की कुश्ती और आज की कुश्ती, हालांकि बहुत दिन नहीं हुए हैं, 2010 तक आप भारत के लिए कुश्ती लड़ते रहे हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में या पिछले 15 वर्षों में आप देखें तो कितना चेंज हुआ है इंडियन रेसलिंग के अंदर। भारतीय कुश्ती में बहुत बदलाव आया है इन 10 सालों में, या उससे पहले की बात करूं, क्योंकि मैं तो 21 साल हो गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए। जैसे जैसे नियम परिवर्तित होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या वेट कैटेगरी बदलते हैं, या नियमों में अगर बदलाव होता है, वैसे वैसे ट्रेनिंग करने का सिद्धांत भी बदल जाता है। उसी अनुसार पहलवान अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारा बदलाव करते हैं कोच के साथ मिलकर। तो वो बहुत बदलाव देखने को मिला है। और इसके अलावा जो कुश्ती का जिस तरह से रुझान बढ़ा है देश के अंदर, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, फिल्में हो, सब जगह कुश्ती का बड़ा नाम हुआ है, और हमारे पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। पहले जो पहलवानों में हुआ था, विदेशी पहलवानों से जो डरने का हुआ था, वो हवा हमारे पहलवानों में से निकल गया है। जी, अच्छा, आप न सिर्फ पहलवान हैं बल्कि एक जबरदस्त आर्टिस्ट भी हैं। आपकी आर्ट की तो हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक बहुत स्वाभाविक सी जिज्ञासा है मन के अंदर कि पहलवानी क्यों चुनी आपने। आपकी कद काठी देखकर के ऐसा लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ा पहलवान सामने आ रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कद काठी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ, बॉडी पोस्चर जरूर डिपेंड करता है कि आपके ब्रॉड शोल्डर होने चाहिए, और आपकी हाइट या वजन के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वेट कैटेगरी के हिसाब से कुश्ती होती है। तो ऐसा नहीं है कि भारी वजन का पहलवान ही अच्छा होगा। वो भारी वजन का पहलवान भारी पहलवान के साथ खेलेगा, जो छोटे वजन का पहलवान है वो छोटे वेट कैटेगरी के हिसाब से कुश्ती होती है। लेकिन आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे कुश्ती का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन चाचा जी खुद पहलवान घर में थे, और उनका बड़ा शौक था, उनकी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अर्जुन पुरस्कार नहीं जीत पाया, इंटरनेशनल में नहीं खेल पाया, तो मैं अपने बच्चों को तैयार करूं, अपने भाइयों के बच्चों को तैयार करूं। तो एक 10-12 पहलवानों की घर में ही फौज बनाई गई, जिसमें चाचा ताऊ के सब भाई आपस में थे, और सब लगभग एक ही उम्र के थे, 1-2 साल आगे पीछे। तो हमें पार्टनर के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं मिली, क्योंकि पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो पार्टनर चाहिए रहता है। और अखाड़ा भी घर में ही बना लिया, तो ये बहुत बड़ा फायदा मिला। जी जी जी, लेकिन एक बात है जो आमतौर पर कही जाती है कि पहलवानों की खुराक अच्छी खासी है। मुझे आपकी खुराक का कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जिस घर में 15-20 पहलवान एक साथ हों तो वहां पर तो खाना बनाते ही बनाते हालत खराब हो जाती हो। बिल्कुल, बहुत समस्या जरूर आई है, लेकिन एक शौक और जुनून के आगे कुछ नहीं होता है, और खेती और किसान परिवार से आते हैं, इसलिए डाइट की समस्या नहीं आई।
गाय भैंस दूध वगैरह सब घर का होता था, इसके अलावा अनाज घर का होता था। और पहलवान को क्या चाहिए इसके अलावा, ये सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन्स, ये जब आपका स्तर बढ़ जाता है, आप इंटरनेशनल लेवल पर आ जाते हो, नेशनल गेम में जाते हो, तो आपको सुविधाएं मिलने लग जाती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि जब मैं 12 साल का था तो भारतीय खेल प्राधिकरण की कुश्तियां होती थी, तो 1986 की बात है। तो मैं और हम सब भाई दिल्ली में आयोजित जो साई दौरा अडॉप्ट करते थे बच्चों को, तो उसमें हम जीत गए थे। और फिर उनके बाद अलग अलग साई के जो सेंटर होते थे उनमें बच्चों को भेजते थे, और वहां पर उनका कैंप लगता था, और साल भर साई उनको खर्चा देता था, स्कूल का भी, डाइट का भी, सब कुछ, ट्रेनिंग फैसिलिटी सारी। जी। लेकिन हम जब 7-8 भाई उसके अंदर मेडल जीत गए तो साई वाले हैरान रह गए कि एक ही घर में इतने पहलवान और सारे सिलेक्ट हो गए। पर हमारे चाचा जी ने जो है मना कर दिया, बोले मैं अपने ऑब्जर्वेशन में ही ट्रेनिंग कराऊंगा। साई के सेंटर जो हमको वहां पे दे रहे थे, चंडीगढ़ शिवालिक पब्लिक स्कूल हमारा सेंटर नियुक्त किया गया था, पर हम नहीं गए। तो साई ने आखिरकार हमको घर के हमारे छत पे जो अखाड़ा बना रखा था उसी को अडॉप्ट कर लिया, और वहां पे हमको फैसिलिटी दी, और हमको रेसलिंग मैट दिया, साजो सामान दिए, ट्रेनिंग के जिम का सामान दिया, हमको किट दी, स्पोर्ट्स किट दी। तो एक सहयोग जब गवर्नमेंट से मिला तो उसके बाद तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आपने जिक्र किया कि चाचा जी को अफसोस था कि उन्होंने रेसलिंग में काफी कुछ किया, लेकिन शायद उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें जरूरत थी। आप अर्जुन अवार्डी हैं और न जाने कितने अवार्ड्स आपको मिले हैं। आपके मेडल्स कल मैं शाम को गिनने के लिए बैठा था, लेकिन यकीन मानिए थोड़ी देर गिनने के बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत टफ जॉब है, इतने ज्यादा मेडल्स हैं आपके। किस तरह का रिएक्शन है? क्या वो खुश हैं? उन्हें लगता है कि उन्होंने जो जिंदगी में करने की कोशिश की वो कामयाब हुए? चाचा जी बिल्कुल खुश हैं, और अर्जुन पुरस्कार एक छोटा सम्मान नहीं होता, राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, और उन पहलवानों को दिया जाता है जो देश के लिए एक बार नहीं अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतते हैं, देश को गौरवान्वित करते हैं। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार के साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी यहाँ विक्रम पुरस्कार देती है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो हमारे जो 7-8 भाई हैं वो सभी विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है। चाचा जी को मध्य प्रदेश शासन ने विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया, जो एक बहुत ही अव्वल कोच को दिया जाता है। जैसे कि द्रोणाचार्य भारत सरकार देती है, तो मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार देने का प्रावधान है। तो वो उनको सम्मान, इससे बड़ा सम्मान, और वो यानी कि बहुत ज्यादा उससे खुश है। बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? पढ़ाई लिखाई में राजेश्वरी विद्यालय जो क्रिश्चियन स्कूल थी महू में, हमारा बड़ा बिजी शेड्यूल कर दिया था। जो सुबह से हम स्कूल जाते थे, ट्रेनिंग सुबह 4 बजे उठ के 4 से 7 बजे तक ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद स्कूल जाते थे, 1:30 बजे स्कूल से आते थे, खाना खा के थोड़ी देर ही सोते थे, आधा 1 घंटा, फिर ट्यूशन जाते थे, और फिर 5 बजे से ट्रेनिंग शुरू करते थे। तो पूरा शेड्यूल हमारा बंधा हुआ था। लेकिन हाँ, अच्छी ट्रेनिंग के बाद सुबह जल्दी उठते थे, तो स्कूल में नींद आती थी, कई बार पिटाई भी होती थी स्कूल में। आजकल स्कूल में नहीं पीटते बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चों को हाथ क्यों लगाया। लेकिन उस समय ऐसा नहीं, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो जाता है। अगर पिटाई होती थी तो पेरेंट्स बोलते थे ठीक किया, तो वहां पे पिटाई भी होती थी स्कूलों के अंदर। तो तब भी हम बहुत कोशिश करते थे। फिर आदमी अपनी बॉडी को जैसी आदत डाल लेगा वैसा वो शेड्यूल में ढल जाता है। तो शुरू से ही हार्डवर्क करने के लिए शरीर को ढाल दिया गया था। तो कृपा शंकर जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और हमारे बीच जो दिलचस्प बातचीत चल रही है वो सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय कृपा शंकर बिश्नोई, एक बहुत बड़ा नाम भारतीय कुश्ती का। स्वागत है एक बार फिर आपका। अच्छा ये बताइए, रेसलिंग आपका न सिर्फ शौक है बल्कि आपका प्रोफेशन भी है, और आप कुश्ती लड़ते रहे हैं। अभी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कोचिंग भी करते हैं, रेफरी भी हैं। तो कुश्ती से पूरी तरह से आप जुड़े हैं, कुश्ती में आप पूरी तरह से आत्मसात हो चुके हैं। कुश्ती के अलावा आपके और भी शौक हैं, और आई एम श्योर कि सारी दुनिया उन शौक को जानती है। आप बताएं, इससे पहले मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि फिल्म दंगल में
जो आमिर खान की फिल्म थी। कोच साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, कृपा शंकर जी। क्या एक्सपीरियंस था कृपा भाई आपका उस फिल्म के साथ? फिल्म के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर जैसे आप मेरे शौक की बात करते हैं तो मुझे डांस करने का बड़ा शौक है, मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ। इसके अलावा हास्य व्यंग कविताओं का बड़ा मेरे को शौक है, पढ़ने का, सुनने क्या का, बात और फिर है। सुनी सुनाई कविताओं को याद करके बोलने का। जैसे डू 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 मैं तुझे पकड़ू या तू मुझे छू, इस तरह की कविता के ऊपर कविता थी। तो बहुत सारी हाँ, कविताएं हैं जो मेरे को याद भी है और मैं कई जगहों पे सुना के लोगों को हंसाने का काम भी करता हूँ। मेरा ये भी एक शौक है, अच्छा लगता है मुझे। और डांस करना किसी भी गाने के ऊपर। और दंगल की आपने बात की है, काश हम वो आपका डांस देख पाते। अभी तो शायद आप बैठे हुए डांस करना पॉसिबल नहीं हो, लेकिन किसी और दिन हम आपका डांस जरूर अपने चाहने वालों को, देखने वालों को दिखाएंगे। जी, दंगल का जिक्र कर रहे थे। तो दंगल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब पहली बार मुझे 2015 के अंदर में भारतीय महिला कुश्ती टीम के साथ में कोच था, आमिर खान प्रोडक्शन से फोन आया था कि आमिर जी आपसे मिलना चाहते हैं, फिल्म एक्टर। तो मैंने फोन करने वाले को कह दिया ठीक है उनको बिठाओ, मैं आया। जबकि मैं लखनऊ में था, क्योंकि हम पहलवान आपस में मजाक कर लेते एक दूसरों से, तो मैंने सोचा कोई मजाकिया फोन है। तो फिर उनके एक सप्ताह बाद पुनः उन्होंने फोन किया और बोले कि नहीं नहीं जी मैं मिस्टर राव बोल रहा हूँ और आमिर जी जो आमिर खान प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ। और फिर मैंने देखा ये तो मुंबई का नंबर है, 02222 इस तरह का था। तो फिर मैंने बोला ठीक है सर, मैं अभी आपसे मिलूंगा बिल्कुल। आमिर जी से फिर मुलाकात तय की गई और इस तरह फिर मेरा चयन किया गया दंगल फिल्म में उन अभिनेत्रियों को और आमिर खान और उनके साथ जो मुकाबले करने वाले जो पहलवान तय किए गए थे, लड़के लड़कियां, छोटे बड़े, इंडियन स्टाइल कुश्ती में या ओलंपिक स्टाइल कुश्ती में, उन सब की ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोरियोग्राफी और बाउट को कंपोज करने का सारा काम मुझे दिया गया। क्या बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जिस माहौल से हैं, बेसिकली पहलवानी का माहौल है, लंगोट है, मैट है, सब कुछ है वहां पर, लेकिन उस माहौल में जहां आमिर खान की वो फिल्म बन रही थी, वो एकदम दूसरी तरह का एटमॉस्फेयर होगा। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या लग रहा था कि यार कहां फंस गए, कहां आ गए? देखिए 7 घंटे मेरी चर्चा हुई आमिर खान जी से पहली मुलाकात में, और वो कुश्ती के ऊपर बहुत कुछ जान रहे थे, रूल रेगुलेशंस, जो कि उनके मुख्य लोग थे, आमिर खान जी थे, नितेश तिवारी जी थे, और भी जो मेन डिपार्टमेंट के जो मेन लोग थे, 14-15 लोग थे। उनके क्वेश्चन बहुत सारे थे और 7 घंटे तक मुझसे उन्होंने चर्चा की कुश्ती के ऊपर। वो रूल्स बुक भी निकाल के बात कर रहे थे, लेकिन सेम ऐसे ही बोल रहे थे जैसे केरला का आदमी हिंदी बोलता है, उसकी इतनी फ्लो नहीं होती है, नहीं इतनी स्मूथली नहीं बोल पाता है वो, तो ऐसे ही। तो लेकिन उनका मैं सुधार करता जा रहा था। तो वहां से शुरुआत हुई। और माहौल की बात करें तो मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं नेशनल टीम का कोच हूं और अनुशासन बहुत जरूरी है, चाहे वे अभिनेत्रियां हो, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान भी कई टेक्निक्स उनसे नहीं होती थी। तो मैं फातिमा सना शेख का एक वाक्या सुनाता हूँ, क्योंकि वो कुछ भी टेक्निक करती थी और एक और लड़की उसके साथ में थी, नाम मैं भूल रहा हूँ। जब चयन कर रहे थे हम लड़कियों का, जब शॉर्टलिस्ट कर दी थी लड़कियां, और आमिर जी ने मुझे बोला था कि आप ही चयन करें कि कौन गीता बबीता के रोल में परफेक्ट रोल, कम समय में कुछ ज्यादा सीख जाएगी। तो एक लड़के, उनका माहौल कुछ अलग था, तो मुझे शूट नहीं कर रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग में अगर उनसे कुछ टेक्निक्स नहीं होती तो वो बोलते थे ओह। तो मैंने बोला ये शब्द नहीं होना, मैं नेशनल टीम का हाँ, तो मैं नेशनल टीम का कोच हूँ। मैंने कभी अपनी लड़कियों से, जो साक्षी मलिक है, गीता फोगाट है, बबीता फोगाट है, कभी भी उन्होंने इस तरह के शब्द नहीं बोले कि ओह। तो मैंने बोला नहीं, आपसे नहीं होता, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इन शब्दों का इस्तेमाल ट्रेनिंग पर, मैट पर, जहां पर बजरंगबली का हमने पुतला लगा रखा है, फोटो लगा रखी है, हम अगरबत्ती लगाते हैं रोज ट्रेनिंग शुरू होने से पहले, ये शब्द नहीं होना चाहिए। और उन्होंने उसका परिपालन में पूरा यानी ध्यान दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़े आर्टिस्ट की यही खासियत होती है कि वो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। आपने कविताओं की बात की, आपने तुकबंदी की बात की, आपने दंगल फिल्म का जिक्र किया, आप रामलीला में भी काम कर चुके हैं, और ये हमारे लिए एक थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। जी हाँ, रामलीला में बहुत ही अच्छा था। लव कुश रामलीला है दिल्ली की, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला है लव कुश रामलीला, जो इंडिया गेट पे लाल की वहाँ पे होती है।
लाल किले पे होती है दिल्ली में, तो वहां पर मैंने मारीच का रोल किया। मुझे मारीच बनाया गया था, जो कि राम, हाँ, एक तीर मारा गया था मुझे और कई योजन दूर फेंक दिया गया था क्रेन से बांध के, और फिर हिरन बना था, हिरन बन के सीता को डुबाया था। तो इस तरह, और फिर मुझे एक सीन के ऊपर हंसना था, तो हंसना मुझे आ नहीं रहा था क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने फिर हंसना भी सिखाया, क्योंकि मैं हा हंस रहा था। तो उन्होंने कहा कृपा जी, ये बच्चों जैसे नहीं हंसो, क्रूरता होनी चाहिए हंसी में। फिर मुझे सिखाया गया, तो फिर उस तरह सिखाया गया, फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस की 2 दिन, और फिर बहुत अच्छा मैंने हंस के भी दिखाया। मैं आपको भी दिखाता हूँ। जी प्लीज। इस तरह मैंने फिर, अभी ट्रेनिंग कम हो गई तो गला तो भी थोड़ा अब खराब है, तो इस तरह थोड़ा हंस के दिखाया फिर मैंने। आपको पहलवान कहूं, आपको कवि कहूं, आपको कलाकार कहूं, या आपको हरफन मौला कहूं, ये समझ पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आपके साथ बैठकर बातचीत करने में जो मजा आता है वो बहुत बिरले मिलता है। आपके साथ हमने कमेंट्री भी की है। हम आपको अपने देखने वालों को ये भी बता दें कि कृपा शंकर जी ने इससे पहले ओलंपिक्स में भी कमेंट्री की है। ओलंपिक्स नहीं, मेरा ख्याल एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में किया, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी किया, लेकिन आपके साथ मैंने एशियन गेम्स में किया है। जी, एशियन गेम्स में किया। फिर अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले मार्च में भी सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें कृपा शंकर जी हमारे साथ थे। तो ये हरफन मौला हैं, ये इनके पास जितने आर्ट हैं वो बहुत कम लोगों के पास होते हैं। लेकिन हाँ, चलते चलते एक छोटा सा सवाल, कुश्ती ने आपको बहुत कुछ दिया है, कुश्ती को आप क्या दे रहे हैं? कुश्ती को मैंने जीवन दे रखा अपना पूरा, और मैं कुश्ती में ही जो जितना भी मेरा जीवन है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, वो मैं युवा पहलवानों के पास पहुंचाने का प्रयास करता हूं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, या आपके माध्यम से, हम कमेंट्री के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा समाज है जहां शब्दों के माध्यम से समझाने वाले लोग काफी कम हैं। तो पहलवानों को हम कुश्ती के जो टेक्निक्स है, दांवपेच हैं, ट्रेनिंग करने के जो तरीके हैं, किस तरह हम विकसित हो सकते हैं, उनको शब्दों के माध्यम से हम पिरोने का काम कर रहे हैं, और व्यक्तिगत हम ट्रेनिंग के जो मैट के ऊपर ट्रेनिंग है वो देने का भी काम कर रहे हैं। तो वो सारा काम में हम लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है, और इस सिलसिले को आप जारी रखेंगे ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि देश या कोई खेल तभी आगे बढ़ता है जब आप उससे जितना ग्रहण करते हैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। कृपा शंकर बिश्नोई साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, चैम्प्स चैट में आपसे बात करके सचमुच बहुत मजा आया, और बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, अन्यथा आपके साथ सारे दिन बैठ करके गप्पें लगाई जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैम्प्स चैट में आज का सफर यहीं तक। ये प्रोग्राम हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं, और इसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए किसी चैंपियन के साथ। अगले हफ्ते फिर किसी नए चैंपियन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।